नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया है बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आप जानते हैं महामारी के मरकज मामले में पहली चार्जशीट दाखिल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी कि महामारी का मौलाना मोस्ट वांटेड मौलाना साद, उस पर शिकंजा और कस गया है क्योंकि पहली चार्जशीट दायर हो गई है। आपको बता दें 20 देशों के 82 जमातियों, विदेशी जमातियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है और इस चार्जशीट में महामारी के मौलाना की परेशानी बढ़ना तय मानिए। जो चार्जशीट दायर हुई है उसने मौलाना साद, कोरोना साद कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मौलाना साद के कोरोना पाप का पर्दाफाश कर दिया। कैसे संक्रमण की साजिश रची मौलाना साद ने, चार्जशीट में उसका जिक्र है। कैसे पुलिस की बार बार वार्निंग के बाद मौलाना साद ने कोरोना फैलाने की जिद नहीं छोड़ी बल्कि कोरोना जिहाद छेड़ा, उसका जिक्र है। पूरे देश को खतरे में डाला, कैसे जमातियों को इकट्ठा किया, तमाम नियम कायदे कानून ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाते हुए कोरोना के एटम बम तैयार किए गए। पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस की चार्जशीट में है और मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं ये स्टेटस रिपोर्ट क्राइम ब्रांच की तरफ से जो हाईकोर्ट में सबमिट की गई है स्टेटस रिपोर्ट, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है 21 तारीख को मीटिंग हुई, 24 तारीख को मीटिंग हुई, बार बार बुलाकर वार्निंग दी गई मौलाना साद तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं माने। बार बार समझाने की कोशिश की गई। वो तस्वीरें भी आपको याद होगा जब निजामुद्दीन थाने के एसएचओ ने बुलाकर समझाया था 21 तारीख को, 24 तारीख को बार बार समझाया गया आप खाली कर दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। सिलसिलेवार तरीके से क्राइम ब्रांच की स्टेटस रिपोर्ट में हर चीज का जिक्र है और आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है वो इसी स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट दायर की गई है। आपको बता दें मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मौलाना साद कब होगा गिरफ्तार, बहुत हुआ इंतजार, इसी सवाल पर हम लोग शुरू करेंगे। राजीव प्रताप रूड़ी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं विष्णु जैन सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। आपको यासिर जिलानी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एडवोकेट मुजीबुर रहमान हैं, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, विजय शंकर तिवारी साहब हैं। सबसे पहले विष्णु जैन, कानूनी पहलू अगर मैं आपसे समझूं, मतलब जो स्टेटस रिपोर्ट क्राइम ब्रांच ने दायर की है और इसके अलावा जो चार्जशीट दायर की गई है आज 82 जमातियों के खिलाफ, विदेशी जमातियों के खिलाफ, तो अब तो मौलाना साद का, महामारी के मौलाना का ज्यादा देर तक कानून के शिकंजे से बाहर रहना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जो दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल की और जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है उसका पर्पस ये है कि दिल्ली पुलिस को और क्राइम ब्रांच को आफ्टर डिटेल्ड एंड थरो इन्वेस्टिगेशन ये तथ्य और ये साक्ष्य मिले हैं कि तबलीगी जमात और मौलाना साद एंटी नेशनल गतिविधियों में और कोरोना वायरस के टाइम पे पैंडेमिक को फैलाने में उनकी एक गहरी साजिश रही है। इसी ग्राउंड पे चार्जशीट फाइल किया गया। चार्जशीट फाइल करने का लीगल मतलब ये होता है कि पुलिस ने ये पाया है कि हाँ ये दोषी हैं और इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश के बाद ये साबित होता है कि हाँ इनके खिलाफ केस और मुकदमा आगे चलाया जाए। अब लीगल प्रक्रिया ये है कि जब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच चार्जशीट फाइल करती है और स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करती है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, तो ऑब्वियसली ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस मामले की तफ्तीश करेगा। जो लोग इस समय भागे हुए हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको उनकी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना डिफेंस करने के लिए। उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, गवाहियां होंगी और उसके बाद कन्विक्शन। चीजों को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं आप, ये महामारी का मौलाना कब अंदर जाएगा? 2 महीने हो गए, कब अंदर जाएगा ये महामारी का मौलाना? ये मौलाना, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपका सवाल समझ रहा हूं, पर जहां तक मेरी जानकारी और जहां तक मेरा लीगल तजुर्बा है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के सारी इंफॉर्मेशन और सारी नॉलेज है उनको कि इस समय ये मौलाना कहां पे हैं और वो जब भी चाहेंगे उनको अरेस्ट करेंगे। अगर इन केस पुलिस नहीं अरेस्ट करती है तो कोर्ट उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर सकती है और उनको अरेस्ट कर सकती है। पर यह बात तय है कि जब आज दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल की है तो ये बात, मेरी बात मान के चलिए अमन जी, कि बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी, लेकिन हम लगातार ये सुन रहे हैं 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसी भी तबलीगी जमात से जुड़े शख्स से सवाल पूछो तो वो चिढ़ाता है, गिरफ्तार करके तो दिखाओ, गिरफ्तार करके तो दिखाओ, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं इसको अंदर डालिए। सबसे पहले तो ये महामारी का मौलाना ये बाहर बैठकर सबूत मिटाने की कोशिश ही कर रहा होगा।
यही तो इसकी कोशिश होगी। लेकिन विजय शंकर तिवारी, मतलब मेरे को तो अब समझ में आ रहा है, ये जो स्टेटस रिपोर्ट है ये मैंने पूरी पढ़ी, मेरे को समझ में आया जो हम शुरुआत में, या जो मैं कह रहा था या जो आप कह रहे थे ना, ये संक्रमण एक साजिश के तहत फैलाया गया, ये कॉन्स्पिरेसी थी, कोरोना कॉन्स्पिरेसी, कोरोना जिहाद था। ये ऐसा नहीं था कि ये इनको आइडिया नहीं था, ये गलती से वहां पर अटक गए, रह गए, फंस गए, ऐसा कुछ नहीं था। इन कोरोना जिहादियों ने कोरोना के एटम बम जो तैयार किए मौलाना साद ने, ये पढ़ने के बाद मेरे को क्लियर हुआ कि ये एक संक्रमण की साजिश थी, ये कॉन्स्पिरेसी थी देश में कोरोना फैलाने की। अमन जी, विजय शंकर तिवारी। अमन जी बिल्कुल आपने इस कोरोना फैलाने की बिल्कुल केंद्र बिंदु, उसकी नस समझ ली आपने। ये जो तबलीगी जमात है, देश को बर्बाद करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। ये खिलाफत आंदोलन हो या डायरेक्ट एक्शन हो या 1965 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, चाहे 1971 का युद्ध हो, सब जगह तबलीगी जमातों का हिस्सा भारत की बर्बादी के साथ रहा है। और इस बार एक बात बताइए, आप जब देश में लॉकडाउन घोषित हो गया, उसकी चर्चा हो गई, प्रधानमंत्री की घोषणा हो गई, इसके बाद देश में केवल ये तबलीगी जमात का मरकज नहीं था, देश में हजारों कार्यक्रम रखे हुए थे, संगठन ने रखे हुए थे, लाखों लोगों के कार्यक्रम रखे हुए थे, सबने निरस्त कर दिया। लेकिन तबलीगी जमात ने इसको निरस्त नहीं किया। उसका पीछे और इतना ही नहीं है, दूसरे देश के लोगों को बुला करके भारत में ये बर्बादी का जो हिस्सा उन्होंने लिया है, ये किया उन्होंने। अब बताइए, चीन, इटली और तबलीगी जमात, ये तीन ऐसी चीजें हैं, तीन लोग हैं, तीन संस्थान हैं, ये देश हैं जिनके कारण देश आज कोरोना की बर्बादी के साथ जूझ रहा है। अब तबलीगी जमात के लोग कई बार कहते हैं जी फलाने ने किया, चलिए मैं आपसे सवाल मैं बता रहा हूँ, ये खुला कैसे घूम रहा है? सरकार, एक मिनट सुनिए ना, नहीं मैं आपको बताता हूँ, इस पर जो धाराएं हैं आपको पता है, इस पर सेक्शन, एक मिनट सुनिए विजय शंकर तिवारी, मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए, इस पर सेक्शन 304 लग चुका है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का इस पर सेक्शन 304 लग चुका है। इस पर जो है एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, ईडी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच इस पर कर रही है, 4 क्राइम ब्रांच नोटिस दे चुकी है, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, जगह जगह रेड हो रही है, फार्म हाउस में रेड इस पर पड़ चुकी है, आखिरी बार 28 मार्च को देखा गया, 31 मार्च को FIR हुई, 2 महीने हो गए हैं, मजाक थोड़ी ना है। मैंने कल भी ये बात पूछी थी, अब ये कोई दाऊद इब्राहिम थोड़ी ना है जो इसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगानी पड़ेगी। कौन है ये मौलाना साद? पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते हैं इसको? ये बड़ा तल्ख सवाल है विजय शंकर तिवारी, मेरे ख्याल से आपको भी पूछना चाहिए। अमन जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले दिन से इनकी गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं, जब ये लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। देश में कितने ऐसे प्रवक्ता हैं जो आपके टीवी चैनल में बैठ करके इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दिन से इनकी गिरफ्तारी की बात की है और हमने कहा है कि ये निश्चित तौर पर 100% इनकी चाल है, ये षड्यंत्र है देश को बर्बाद करने का, देश भर में कोरोना फैलाने का। लेकिन जो गिरफ्तारी नहीं हो रही उसके पीछे क्या है? मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिप्टी CM दिल्ली, वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद डिबेट में लौटेंगे। ट्रेन जानी है, वहाँ के राज्यों से अगर जरा भी डिस्कम्फर्ट रहता है तो अधिकतर मामलों में दिल्ली सरकार ने ही पेमेंट किया है इन यात्रियों का। किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं लिया गया है, सभी यात्रियों की तरफ से दिल्ली सरकार ने पेमेंट दिया है। और कोशिश है कि आगे भी जितने लोग जाना चाहते हैं अपने घरों की ओर, अपने मूल गांव की ओर, उनको यह व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। पर मुख्यमंत्री जी की कोशिश ये है कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कष्ट में ना पाए, कष्ट में डाल के इस तरह की यात्रा ना करे। आज नहीं तो कल हमने वेबसाइट जारी की थी, उस वेबसाइट का एक एड्रेस जारी किया था वेब लिंक का, उस पर अगर अप्लाई कर देंगे तो आज नहीं तो कल आपका नंबर भी आ जाएगा। और जिस तरह से ये करीब 2.5 लाख लोगों का नंबर आया है वैसे ही आपका भी आ जाएगा। सबसे अपील है कि पैदल जाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर धक्के खाते हुए जाने की जरूरत नहीं है, बाकायदा आपको दिल्ली की सरकार की ओर से मुफ्त भेजा जाएगा। तो ये व्यवस्था की है। इसके अलावा दिल्ली में खाने की व्यवस्था लगातार चल रही है। अभी भी स्कूलों में करीब 2,500 कैंप्स अलग अलग स्कूलों में खाने के लगाए गए हैं, जहां रोजाना करीब 10 लाख लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाता है लंच में और डिनर में। हालांकि अब खाने वालों की संख्या कुछ कम हुई है। इस तरह से 72 लाख लोगों को PDS राशन और करीब 38 लाख लोगों को नॉन PDS राशन ई कूपन के जरिए दिया गया है, ताकि कोई भूखा ना रहे, ताकि कोई गरीब परेशान ना रहे।
ये सरकार की कोशिश है और इसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से कमिटेड है और हर व्यक्ति की जो दिल्ली में रह रहा है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। एक और चीज है कि आज दिल्ली की एक झुग्गियों में सुबह सुबह आग लगी थी, रात को आग लगी थी और सुबह तक अधिकारी वगैरह सब वहां पहुंच गए थे और आग पे काबू पा लिया गया था। उसमें करीब 500 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं उससे। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक परिवार के लिए 25-25 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको ये मिल जाए क्योंकि उनका सब कुछ जल के राख हो गया है। अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी, कि आसपास के स्कूल में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी जाए जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उनके खाने वगैरह की व्यवस्था भी वहां पे कर दी जाए। धन्यवाद। दिल्ली में रोजाना करीब 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में कैसे सरकार की प्लानिंग है, ये बता रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। चलिए डिबेट पर वापस लौटते हैं और मेरा अगला सवाल यासिर जिलानी आपसे है। मेरे को तो आज एक और चीज समझ में आई यासिर, मतलब जमातियों को मौलाना साद की गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए। सबसे ज्यादा धोखा तो जमातियों को दिया, कोरोना फैलाकर जमातियों को कोरोना देकर खुद क्वारंटाइन हो गए मौलाना साद। मुसलमानों को इनके खिलाफ फतवा लाना चाहिए, मौलाना साद के खिलाफ। सबसे बड़ा अपराधी मौलाना साद मुसलमानों का, जमातियों का। यासिर कि ये जो करतूत सबके सामने आई है, हम लोगों ने बहुत मुखर हो की, आप यकीन मानिए कि आपने जो ये बात कही ये 100% सच है कि हमें अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बीच से ये आवाज आनी चाहिए कि आखिर उन लोगों ने क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया। इतना बड़ा संक्रमण का जो पूरा जंजाल है, पूरा जाल भारत में आज फैला, वो सिर्फ और सिर्फ उसका केंद्र बिंदु यकीनी तौर पे तबलीगी जमात का मरकज रहा। ऐसे ही भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात नहीं कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अमन जी कि जो इनके प्रवक्ता आते हैं वो दलील जब देने लगते हैं तो बिल्कुल झूठ का सहारा लेके, अब बताइए चार्जशीट में क्लियर कहा गया है कि 21 तारीख 24 तारीख को जो मॉनिटरिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने इनसे कहा कि आप अपने किसी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान मत अब करिए। फिर भी इन्होंने बार बार पिछले 1.5-2 महीने के आप जितनी भी डिबेट देखेंगे उसमें इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमने जाके हम मुलाकात करके आए, एसएचओ से हम मिले, हम एसडीएम से मिले। उसके बाद भी अगर अब भी मुझे लगता है कि अब कौम को जागना चाहिए और कौम खुद सवाल करे मौलाना साद से कि आखिर आपने अगर गलती करी है, सवाल पूछें मौलाना साद से। आपको पता है मौलाना अलीमुद्दीन असादी मेरे साथ हैं, वो भी बहुत गुस्सा है मौलाना साद से। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा धोखा तो मौलाना साद ने मुसलमानों को दिया है ना मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब। अगर ये महामारी के मौलाना के खिलाफ तो आप भी ताल ठोकेंगे, महामारी के मौलाना के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए ना अलीमुद्दीन असादी साहब। आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। अलीमुद्दीन असादी साहब, आप भी बहुत गुस्सा है, मेरे को पता है महामारी के मौलाना से। नहीं, एक सुनिए, अभी विजय शंकर तिवारी बोल रहे थे, उनको ये नहीं मालूम 65 की जंग में 71 की जंग में कौन शहीद हुआ? वो मुसलमान वीर अब्दुल हमीद, जिसने अपने जिस्म पर बांध मार कर और पाकिस्तान मौलाना साहब को राष्ट्रवादी मुसलमानों से जोड़कर उनका अपमान नहीं कर रहे हैं राष्ट्रवादी मुसलमानों को। अब्दुल हमीद देश एक मिनट ये देखिए बहुत बड़ी साजिश है ये। आप महामारी के मौलाना की तुलना राष्ट्रवादी मुसलमानों से कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ महामारी का मौलाना जिसने कोरोना के एटम बम तैयार किए और एक तरफ राष्ट्रवादी हमारे मुसलमान भाई, उनसे आप तुलना करके आप राष्ट्रवादी मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं थोड़ी ना अलाउ करूंगा अलीमुद्दीन असादी आपको। राष्ट्रवादी है, थे, रहेंगे। सुनिए, रहेंगे अमन चोपड़ा जी। बेहतर यह है आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाएं, आप जी न्यूज को छोड़ दें तो हमें समझ में आप ऐसा करिए, मौलाना साद का साथ देना छोड़ दीजिए। जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप, मौलाना साद का साथ देना छोड़ दीजिए क्योंकि मैं राष्ट्रवाद नहीं छोड़ूंगा, मैं राष्ट्रवाद नहीं छोड़ूंगा। अलीमुद्दीन असादी साहब,
खैर छोड़िए आप, एक मिनट, अब सीधा सवाल मैं आपसे लेता हूं। एक तो मेरा सुझाव ले लीजिए, अलीमुद्दीन असादी आज के बाद, अलीमुद्दीन असादी आज के बाद ध्यान से सुन लीजिए। महामारी के मौलाना जिसने कोरोना के एटम बम तैयार किए, मैं कोरोना साद कहता हूं, मौलाना साद नहीं कहता। कोरोना साद की तुलना आज के बाद किसी राष्ट्रवादी मुसलमान से मत करिएगा, चाहे अब्दुल हमीद हो चाहे कोई और हो। आज के बाद किसी राष्ट्रवादी मुसलमान की तुलना मत करिएगा, वरना मेरे को आप पर शक होगा, मुझे आप पर शक होगा। जितना मुसलमान राष्ट्रवादी, मुसलमान जितना राष्ट्रवादी है ना, इसलिए वो मौलाना साद के खिलाफ है। धर्मगुरु के खिलाफ यासिर जिलानी कम मुसलमान है क्या? यासिर जिलानी कम मुसलमान है क्या? यासिर जिलानी आप कम मुसलमान है क्या? यासिर जिलानी कम मुसलमान है, हमारे बराबर के मुसलमान नहीं है। वीर अब्दुल हमीद से मिला दिया आपने, उस व्यक्ति से, उस हिंदू मुस्लिम कहां से गया? मैं मौलाना साद की बात कर रहा हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? और आप जो जान लेने के लिए लोगों के अंदर एक तरीके से धोखे से जान लेने का काम कर रहा है, आपने उसको वीर हमीद के साथ खड़ा कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए असादी साहब, कम से कम इंसाफ की बात करें। कौम देख रही है और कौम इस बात को बहुत ध्यान से समझ रही है कि कौन कितना खतरनाक काम यासिर जिलानी एक मिनट, यासिर आप सलीके से डिबेट करते हैं, मैं जानता हूँ। एक मिनट आप रुकेंगे यासिर, एक मिनट आप रुकेंगे यासिर, एक मिनट आप रुकेंगे। उन्होंने जो कहा मैं उसका भाव ले लेता हूँ। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी जुड़ गए हैं। अलीमुद्दीन असादी साहब, आप क्या ये मानते हैं राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक ही चेहरा महामारी का मौलाना, राष्ट्रवादी मुसलमानों का चेहरा है मौलाना साद, आप ये मानते हैं? महामारी चेहरा कैसा कहता है, ये फैसला अदालत करेगी। नहीं, ये तो आप पढ़ लीजिए स्टेटस रिपोर्ट, ये तो स्टेटस रिपोर्ट में बता दिया कैसे महामारी के मौलाना ने कोरोना के जिहादी तैयार किए। ये तो स्टेटस, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा, इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा असादी साहब, उसका डिफेंस करना पड़ेगा। नहीं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उन पर जो सेक्शंस लगाए गए हैं, अब आपको पता नहीं होगा सेक्शन 304 क्या है, इसमें मेरी गलती नहीं है। सेक्शन 304 क्या है मैं बता दूं आपको, गैर इरादतन हत्या। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अरे क्रॉस होगी, अमन साहब कानून जानता हूं, हिंदुस्तान पर विश्वास है, हिंदुस्तान का संविधान पढ़ रखा है। अभी क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद फैसला होगा। नहीं तो इसको तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है ना, कि ये तो जमातियों ने राजीव प्रताप रूडी जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, उसी में इस बात का जिक्र है कि जमातियों ने पोल खोल दी मौलाना साद की, कि हाँ मौलाना साद के कहने पर ही हम 20 मार्च के बाद रुके थे मरकज में। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि संक्रमण साजिश के तहत फैलाया गया? जमाती कह रहे हैं मौलाना साद के कहने पर हम लोग रुके थे 20 मार्च के बाद। राजीव प्रताप रूडी। हाँ नमस्कार, थोड़ा मैं विलंब से आया क्योंकि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा था। देखिए, चार्जशीट फाइल होने के पीछे, जब भी किसी केस में चार्जशीट फाइल होता है तो मोटे तौर से ये अनुमान लगाया जाता है कि अनुसंधान का एक बड़ा पक्ष उसमें रख दिया गया है और उस पक्ष के आधार पर चार्जेस फाइल होते हैं और उसके बाद पुलिस की जो तहकीकात होती है, जिसको दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया है और ये एपिडेमिक एक्ट के तहत किया गया है और उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं जिसका आपने चर्चा किया, ये बात सही है कि इसके बाद तर्क होगा, इसके सरकार पुलिस गवाह पेश करेगी और जितने लोगों ने उसमें अपना बयान दिया है उनका क्रॉस होगा। इस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया हम उसमें नहीं पड़ेंगे अभी, और वो हमारा विषय भी नहीं है। हमारा विषय है कि क्या उस समय तबलीगी जमात के लोगों ने ऐसी गतिविधि की जिसके कारण एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि कोविड का विस्तार हुआ, खतरा बढ़ा, पूरे भारत में भारतवर्ष में यह फैला और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस को ये केस दर्ज करना पड़ा। फिर साजिद साहब दिखे नहीं, उपलब्ध नहीं हुए, तहकीकात में शामिल नहीं हुए। तो ये सब अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश, क्या रूप ये कोर्ट में क्या होता है उस पर हम अभी चर्चा कर ही नहीं सकते, लेकिन प्राइमा फेसी तो केस एस्टैब्लिश हो ही जाता है जब पुलिस का चार्जशीट दायर करती है। अब तक खुला कैसे घूम रहा है मौलाना साहब? राजीव प्रताप रूडी जी कब गिरफ्तार होगा आप बता सकते हैं? 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने 4 नोटिस दिए हैं, रेड हो गए, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, ईडी का अलग मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, धारा 304 लग चुकी है, इतने केसेस हैं, एपिडेमिक एक्ट है। आप कानून मेरे से बेहतर जानते हैं राजीव प्रताप रूडी। 2 महीने हो गए हैं, ये फरार चल रहा है या आप लोगों को गिरफ्तार करना नहीं है? कुछ तो होगा, या तो ये फरार चल रहा है या आप लोगों को गिरफ्तार करना नहीं है। इसको क्लियर हो जाए ना, हमको भी समझ में आ जाए क्या है। देखिए नहीं, आपने तो बहुत बड़ा सवाल मुझसे कर दिया कि
इन्हें गिरफ्तार होना नहीं है और आपने गिरफ्तार करना नहीं है। मुझे समझ नहीं पाया कि पुलिस को कोई इस केस में अगर चार्जशीट पुलिस दायर करती है तो कल कोर्ट में उसको जब चार्जशीट और चार्जेस फ्रेम होंगे या उसका बहस होगा, मैं बड़ा वकील कोई नहीं हूं, तो उस समय साद साहब को पेश होना ही पड़ेगा। तो गिरफ्तारी तो इसका नेचुरल अभी तक गिरफ्तार नहीं करना। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत दिनों तक साद साहब, ये मैंने कभी नहीं कहा कि अभी तक गिरफ्तार नहीं करना था। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया सर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। रेड्स भी कंडक्ट किए गए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्लियर पता लग जाए करना है नहीं करना है गिरफ्तार, बस इतना। ये इसके नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार करना ही करना है, या फिर वो साथ साथ तक नहीं करना था, या फिर पुलिस को उन्हें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इस दोनों मतलब अभी वो अंडरग्राउंड है, छुपा हुआ है। ये तो शायद आप कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। छुपे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति हो तो तत्काल जब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता और आप मुझे कह रहे हैं लेकिन मेरे आपका बात रूडी साहब, एक मिनट को क्लैरिटी चाहिए। रूडी साहब एक क्लैरिटी रूडी साहब, आप मुझे कह रहे हैं छुपा हुआ है और 57 दिनों से दिल्ली पुलिस पता नहीं लगा पाई कि ये जो है मौलाना साद कहां छुपा हुआ है। मैं इस बात को यकीन करूं, दिल्ली पुलिस का स्ट्राइक रेट केसेस सॉल्व करने में आप जानते हैं 99% है। कोई केस नहीं है जो दिल्ली पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती। तो यहां मौलाना साद का पता नहीं लगा पा रही दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से, मैं ये मान लूं पता ही नहीं है मौलाना साद कहां है। अब देखिए, अगर पता होता तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तार उनको नहीं करती, क्योंकि मैं समझता हूं कि देश के अच्छे पुलिस फोर्स में से दिल्ली पुलिस फोर्स है और दिल्ली पुलिस का नाम है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आखिर इसमें फेल क्यों कर रहा, लेकिन मेरा ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा। मतलब वो पकड़ में नहीं आ रहा, वो छुपा हुआ है इसलिए अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। एक लाइन में खबर ये आप मुझे दे रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, वो छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड है, पकड़ में नहीं आया इसलिए अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। मैं आपको कोई खबर नहीं, गिरफ्तारी का मतलब ही होता है पकड़ना, तो इसमें कोई बहस करने की बहुत गुंजाइश नहीं है। देखिए, जब पुलिस ने एक चार्जशीट, आप 2 महीने से मौलाना साद को नहीं पकड़ पा रहे हैं और विटनेसेस, ये आपको हैरान नहीं करता है? तो मैं भाई साहब, मैं कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा जरूर लगेगा कि इतना लंबा अवधि और पुलिस को और सतर्कता बरतते हुए, दिल्ली पुलिस तो सर सेंटर ही है ना केंद्रीय गृह मंत्रालय के, इसलिए मेरे सवाल थोड़े सख्त हैं आपसे। थोड़ा सा हो सकता है आपको सवाल तल्ख लग रहे हो, क्योंकि सर मैं तो रोज ताल ठोक के डिबेट करता हूं, मैं परेशान हो गया हूं। ये तबलीगी आकर मुझे चिढ़ाते हैं, गिरफ्तार करके तो दिखाओ। ये तबलीगी अगर मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप लोग ताल ठोकते रहिए, अरेस्ट मौलाना साद, अरेस्ट मौलाना साद, करना वरना है नहीं इन लोगों ने। सर आज मेरे को क्लियर करिए, करना है नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या अब तक क्यों नहीं हो पाया? अगर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब है, कैसे नहीं हो पाया सर कोई गिरफ्तार? ये तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। इसका नहीं है तो पुलिस को करना है भैया। एक पॉलिटिकल आदमी को आप क्यों पूछ रहे हैं कि भाई किसी को गिरफ्तार करना है? पुलिस तो आप ही की है ना, और दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री, सामान्य रूप से एक नहीं, पुलिस किसी व्यक्ति के, हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति का पुलिस नहीं होता है, और पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस में अगर अभी तक कामयाबी नहीं मिली है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। आपको हैरान करता है 2 महीने तक ना पकड़े जाना उसका? अगर छिप गया हो, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग ऐसे छिपते हैं कि मिलते नहीं हैं। और पता नहीं सर, ये देखिए एक सवाल आ गया डिबेट सुनते सुनते, विजय सचदेव हैं और सुराग, इसलिए देखिए ना रूडी साहब, ये सबका सवाल है जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं। ट्विटर पर जब मैं डिबेट करने आ रहा, जब मैंने ट्वीट किया, सबका यही सवाल था, भैया पकड़ना वकड़ना है नहीं अमन जी, आप क्यों ताल ठोक रहे हैं? पकड़ना ही नहीं है, पकड़ना होता तो अब तक पकड़ लेते हैं। विजय सचदेव ने क्या सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। विजय सचदेव, अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपका सवाल पूछा है। उन्होंने क्या, जब भारत सरकार भारत में रह रहे मौलाना साद को नहीं पकड़ पा रही तो जाकिर नाइक, दाऊद इब्राहिम को कैसे पकड़ के लाएगी? आप लोग दावा करते हैं जाकिर नाइक को लाएंगे, आप लोग दावा करते हैं दाऊद इब्राहिम को पकड़ेंगे। आपके शहर में आपकी नाक के नीचे 2 महीने से महामारी का मौलाना साद वो बैठा हुआ, उसको नहीं पकड़ पा रहे सर? ये आम लोगों के सवाल है रूडी साहब। ये बहुत सीधा सवाल है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उन्हें जरूर गिरफ्तार करेगी और अनुसंधान के लिए उन्हें पेश करेगी। या मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई बार कहा है कि साद साहब की बड़ी फॉलोइंग है और उनकी नीयत अगर साफ है, अगर वो ऐसा कुछ नहीं था तो उन्हें भी सामने आकर के गिरफ्तारी देनी चाहिए। सामने नहीं आएंगे तो ये दोनों साथ साथ गिरफ्तार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जब इस देश में, मुझे तो अपने आप पर हंसी आ रही है कि मैं किसको गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं। मैं एक अंतिम, हाँ बोलिए सर, बोलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, देखिए, चाहे इस देश में पहले भी कई सारे राम रहीम का मामला हो या आशाराम बाबू का मामला हो,
गिरफ्तारी हुई है और ऐसा नहीं है कि इस देश में सर वही तो सवाल है ना, राम रहीम जिनके खिलाफ हो गई, आसाराम की हो गई, मौलाना की नहीं हो गई, निश्चित रूप से। तो फिर वही सवाल आपने खुद ही जवाब दे दिया। आप देखिए ना, आसाराम की हो गई, राम रहीम की हो गई, सबकी हो गई, मौलाना की नहीं हो रही। के साथ मैं मौलाना की नहीं हो रही, तो मैंने ही तो आपको अभी बोला, तो आप मेरी बात मेरे बार बार दोहरा रहे हैं। हम ही ने आपको बताया ना, तो तर्क दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे परिस्थिति में जब मैंने आपको तर्क दिया है तो फिर आप मेरा ही तर्क मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं खुद ही कह रहा हूं। तो इनका भी होना चाहिए और मुझे विश्वास है दिल्ली पुलिस इस काम को पूरा करेगी। देखिए अभी अब पता आप क्या मुझे होगा, रूडी साहब कब गिरफ्तार होगा, कैसे गिरफ्तार होगा, क्यों नहीं हुआ, सर ये तो सवाल मेरा आप ही से होगा ना, क्योंकि आप केंद्रीय पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सवाल तो मेरा आपसे होगा कि कब होगा गिरफ्तार। मैं रोज ताल ठोकता हूं अरेस्ट मौलाना साथ, आप भी कहते हैं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। आज जिसको करना है वो कह रहा है होना चाहिए, गिरफ्तार हो नहीं पा रहा है। अब देखिए मेरे साथ एडवोकेट है मुजीबुर रहमान, अब सुनिएगा उनको, एडवोकेट मुजीबुर रहमान है जो कि तबलीगी जमात से होना चाहिए। अब आप तो तबलीगी जमात से, अब उनको सुनिएगा, अब देखिएगा वो क्या बोलेंगे। देखिए एडवोकेट मुजीबुर रहमान, अब चार्जशीट दायर होगी, अब ज्यादा समय तक तो खुला नहीं घूम पाएगा ना महामारी का मौलाना। एडवोकेट मुजीबुर रहमान वकील भी है, उनको तो पता है क्या क्या सेक्शंस लगे। मुजीबुर रहमान बोलिए। अमन जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं मिल रही, लेकिन आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। पहली चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये मामला कोर्ट में जा चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और स्टेटस रिपोर्ट जमा हो गई है। अब इस चीज को अदालत देखेगी, अदालत प्राइमा फेसी तय करेगी कि अरेस्ट होना है कि नहीं होना है, क्या इतने एविडेंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब ये हमें अदालत के ऊपर छोड़ना चाहिए, ना कि एक मीडिया प्रेशर अदालत को डिक्टेट करना चाहिए। क्यों हुआ है हमें नहीं छोड़िए, अब ये अदालत तय करेगी क्योंकि अंडरग्राउंड क्यों है, कुछ गलत नहीं किया तो छुपा क्यों हुआ है? नहीं बिल्कुल सुन लीजिए, जवाब के सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके। वो बिल्कुल नहीं छुपे हुए हैं, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन में साथ दिया है। उसी साथ की बदौलत कहां पर है, आप एड्रेस बताइए राजीव प्रताप रूडी को, कहां पर है एड्रेस बताइए। राजीव प्रताप, मैं क्या कह रहा हूं कि एड्रेस नहीं, आपने कहा वो छुपा नहीं हुआ है, कहां पर है? नहीं, हमारा जो केंद्र सरकार आपकी बातचीत होती होगी मौलाना साहब से, आप उनके करीबी हैं, एड्रेस दीजिए, एड्रेस। वो नहीं पकड़, आपके ही चैनल के ऊपर संबित पात्रा जी ने कहा कि उनको नहीं पकड़ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करवाना चाहते हैं। जब समय आएगा तो वो अदालत भी जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ। एड्रेस आपने कहा वो छुपे नहीं हुए, कहाँ पर है मौलाना साहब? जाकिर नगर वाले घर पर, कहाँ पर? हिंदुस्तान की ही सरजमीन पे है, यहाँ के कानून की इज्जत करते हैं। जैसे मौलाना साहब, जब उनको बिल्कुल नहीं, मैंने कहा अदालत जाना होगा, अदालत भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, छुपा नहीं हुआ, और जो भी अदालत का फैसला होगा उसको मानेंगे भी। छुपा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं छुपा हुआ, बिल्कुल नहीं छुपा हुआ। अगर छुपे होते तो मैं शायद यहाँ आपके साथ टीवी पर नहीं बैठा हुआ होता। सारे लोग उनको छुपे हुए होते। मैं उनके दिल्ली में है, हिंदुस्तान में है, मैंने आपको बताया। दिल्ली में एड्रेस, दिल्ली में कहाँ पर? नहीं, आप ये मीडिया को अगर बताना होता, अगर ये मीडिया को ये बात बतानी होती तो दिल्ली पुलिस बता चुकी होती। लेकिन ये पुलिस को पता है वो कहाँ है? लेकिन एक निष्पक्ष दिल्ली पुलिस को पता है वो कहाँ है? ये आप उनसे पूछिए, निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने नहीं बताया। मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहां डिस्क्लोज लोकेशंस नहीं की जाती लोगों की, उनको जान का भी खतरा हो सकता है। दिल्ली पुलिस को पता है मौलाना साद कहाँ है और दिल्ली पुलिस नहीं बता रही है, ये आप कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल, हर चीज मीडिया को नहीं बताई जाती है। उन्होंने बताइए, ये देखिए क्या खेल हो रहा है सर। राजीव प्रताप रूडी, अब बताइए, अब आप देखिए, अब सुना आपने, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस को पता है, आपको पता है दिल्ली में कहाँ है, सब आपको पता है। आप जो ये प्रोग्राम है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, या तो मेरे को पीछे हट जाना चाहिए। मुझे खुद हंसी इसलिए आ रही है कि नहीं सर, मैं नहीं हटूंगा। मुजीबुर रहमान, लग रहा है कि आपका प्रोग्राम का नाम है ताल ठोक लीजिए। ये महामारी के मौलाना को अंदर कराने तक मैं ताल ठोकता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये आपको लग रहा हूँ मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं नहीं हटूंगा। ये आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। डिक्टेट नहीं कर सकते हैं राजीव प्रताप रूडी, आप अदालत को नहीं डिक्टेट कर सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी फैसला लेगी। राजीव प्रताप रूडी, मुझे बता दीजिए सर, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस को पता है, आपको पता है? देखिए आपने देखिए बिल्कुल अनुचित सवाल है मुझसे ये कि दिल्ली पुलिस को पता है, मैं नहीं समझता हूं। और सचमुच ये कहना कि कोर्ट में चार्जशीट हो गया, स्वाभाविक तौर से अनुचित कैसे? नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ये कहेगा कि आप चार्जशीट। मेरा ये मेरे दर्शकों के साथ धोखा होगा अगर मैं आज सवाल नहीं पूछूंगा। पता ही नहीं पता है दिल्ली पुलिस को? पता होता तो थोड़ी ना अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। दिल्ली पुलिस को 2 महीने से नहीं पता क्या है। और देखिए मैं फिर जो बात सेंटेंस थोड़ा तो फिर ये दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ही जवाब देंगे ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं। मैं दूसरा कह रहा था, मैं आपने सेंटेंस भी खत्म होने दें और मैं ताल ठोक करके आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।
देखिए, जब एक बार चार्जशीट हो जाता है स्वाभाविक रूप से कोर्ट के परिधि में जाता है, ये बात सही है। लेकिन कोर्ट उस समय ये कहीं नहीं कहता है कि अगर चार्जशीट हो गया हो तो गिरफ्तारी नहीं होगी और हम तय करके बताएंगे गिरफ्तारी हो। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस अपना काम तब भी करेगी और अगर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और ऐसे धाराओं में दर्ज है जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपका बात बिल्कुल सही है कि आज के जमाने में अगर दिल्ली पुलिस इसमें फेल कर रही है तो ये चिंता का विषय है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का गुंजाइश नहीं है। चाहे वो एक सामान्य नेता हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, अगर अपराध में संलिग्न हो या संलिप्तता हो और उसके धारा के तहत उसे गिरफ्तार होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि कानून को मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए। मुजीबुर रहमान वो कह रहे हैं आप मौलाना छिपा हुआ है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो ये छिप क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं जमाती। मौलाना साथ क्यों छिपा हुआ है मुजीबुर रहमान, और अगर नहीं छिपा हुआ तो एड्रेस बता दीजिए आज। मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे कितनी बार कहें वो छुपे हुए हैं, देश की जनता जानती है कि कोई नहीं छुपा हुआ है। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं छुप सकता है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो एजेंसियां हैं इतनी सक्षम है, जहां पर सारा लॉकडाउन चल रहा था वहां सब कुछ है, वहां एक आदमी गायब नहीं हो सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इन्वेस्टिगेशन को जो है डिस्टोर्ट ना किया जाए, इन्वेस्टिगेशन डिरेल ना हो, तो ऐसी चीजें बहुत सारी मीडिया में नहीं रखी जाती, नहीं बताई जाती हैं। और जिसको जब दिल्ली पुलिस ही नहीं बताना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताना चाहता है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसका साथ दें। राजीव प्रताप रूडी एक रिएक्शन इस पर भी, ये मुझे नहीं भरोसा हो, लॉकडाउन चल रहा है 2 महीने से, पता नहीं है। वही सवाल फिर से मेरा, राजीव प्रताप रूडी, लॉकडाउन चल रहा है, मौलाना साद है कहाँ, देखिए ना तो मैं उनके शायद साहब के प्रवक्ता की तरफ से, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन ये कह देना कि विधि व्यवस्था हो जाएगी और वो हैं और कहीं हैं और वो, इसके पीछे ये सब तर्कों का कोई आधार नहीं बनता है। गिरफ्तारी होनी है तो होनी है, लेकिन ये और गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि सवाल सामान्य जहन में मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी, बस इस चर्चा को, अभी इस टॉपिक को यहीं छोड़ते, बस एक सवाल, ये आपको भी हैरान करता है कि 57 दिनों से महामारी का मौलाना दिल्ली में आपकी नाक के नीचे बैठा, आपको पता नहीं, आप ढूंढ नहीं पा रही दिल्ली पुलिस, ये आपको हैरान करता है। अब इसको नाकामी कहें ना कहें, लेकिन हैरान आपको भी करता है ना सर? देखिए, दिल्ली पुलिस के लोग सुन रहे होंगे और इसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं इसका उत्तर देने के लिए। यदि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है और यदि इसमें ये बात सच है, एक सेकंड अमन जी, यदि दिल्ली पुलिस आज के परिस्थितियों के कारण, आज के कोविड के कारण, यदि उन्होंने जानकर ये निर्णय लिया है कि एक अवधि तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ये उनका कॉन्शियस डिसीजन होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं चाहते हैं गिरफ्तार करना। तो उसके पक्ष विपक्ष में सरकार को देखना होगा कि कौन सी परिस्थिति में, क्योंकि यदि उनके संज्ञान में है और जैसा कि ऐसा है कि अगर इस प्रकार से गिरफ्तारी होनी है, किस माहौल में होनी है, कई बार संज्ञानता को देख करके भी सरकारें निर्णय लेती हैं। उन्हें विश्वास होता है कि देश के बाहर नहीं भाग सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कई बार सरकार को शासन चलाने में, पुलिस को चलाने में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, ये संभावना हो सकती है। तो इस दोनों के बीच में गिरफ्तारी या उनका सरेंडर होना, तहकीकात होना, कोर्ट का कॉग्निजेंस लेना, ये सब चीजें प्रक्रियात्मक है। तो क्योंकि विजय शंकर तिवारी गला फाड़ के चिल्लाते रहिए गिरफ्तार करो, गिरफ्तार होनी चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। अब तो क्लियर हो गया, जब होना होगा दिल्ली पुलिस करेगी। 2 महीने हो गए, नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता। विजय शंकर तिवारी छोड़ दीजिए अब आप भी नहीं, लेकिन हम लोग मीडिया के ऊपर से प्रेशर बना के दिल्ली पुलिस के परफॉर्मेंस को सबसे बड़ी बात तो ये है, नहीं सर, दिल्ली पुलिस की परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बताई, 99% स्ट्राइक रेट। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस की काबिलियत पर तो मुझे भरोसा है सर, मैं जानता हूं, मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी है। एक मिनट, मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी है राजीव प्रताप रूडी जी, 99% स्ट्राइक रेट केसेस सॉल्व करने का। मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा कि दिल्ली पुलिस, इतनी काबिल पुलिस, एक मौलाना को नहीं पकड़ पाएगी। महामारी के मौलाना को जो नाक के नीचे दिल्ली में बैठकर चिढ़ा रहा है, पकड़ो, नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। एक चीज में फर्क है, एक चीज में फर्क है अमन जी, एक चीज में फर्क है, एक चीज में फर्क है अमन जी, एक चीज में फर्क है जी सर। 99% अगर क्रैक करने का उनका रिकॉर्ड है, 99% ये सचमुच होगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता कि 99% अगर केसों को हल करना है और पनिशमेंट दिलाना है तो उसके लिए गिरफ्तारी की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये इंटरप्रिटेशन देना कि क्योंकि 99 केस क्रैक करना तो फिर गिरफ्तारी और अनुसंधान करना और पनिशमेंट दिलाना एक है। हो सकता है कि अगर उन्हें लगता हो कि इस अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी आज की तारीख में आवश्यक नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हम कभी भी अगर आंच लगाए और दिल्ली पुलिस के परफॉर्मेंस पर कभी भी शक उठाए तो मुझे लगता है कि देश का सबसे अच्छा और सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स भारत का दिल्ली पुलिस एक ऐसा फोर्स है। तो मुझे लगता है कि उनके हौसले को कमजोर न करें, वो आतंक से लेकर विधि व्यवस्था तक रखते हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं दिल्ली पुलिस के साथ हूँ, दिल्ली पुलिस के साथ मैं भी हूँ सर, मैं मौलाना साद के साथ एक एफिशिएंट पुलिस फोर्स है भारत में। है कि ये मौलाना साद को अब तक अंदर हो जाना चाहिए। ये आपके सवाल एक पत्रकार मैं गलत हूँ क्योंकि राजीव प्रताप जी 2 महीने से मैं जब डिबेट कर रहा हूं, बीजेपी के ही सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर ये कहते हैं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। ये बीजेपी के ही प्रवक्ताओं ने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि हो सकता है गिरफ्तार ना करना हो सकता है, या आपने कहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी सुन लिया अब आपने, विजय शंकर तिवारी हो सकता है गिरफ्तारी की जरूरत ही ना हो। ठीक है विजय शंकर तिवारी, देखो अमन जी, हो सकता है गिरफ्तारी की जरूरत ही ना हो। आवाज शोर मत मचाइएगा आज के बाद, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमन जी एक बड़ी बात क्या है कि मौलाना साद जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो उसको तो स्वयं निकल के आ जाना चाहिए, स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए। और इस देश की परंपरा रही है, इसलिए बार बार कहते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं विजय शंकर तिवारी, क्या मैसेज दे रहे हैं विजय शंकर तिवारी? नहीं निकलेगा तो बचा रहेगा, ये छोड़ने वाले नहीं है। अमन जी जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता, अमन जी जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी बात को सड़कों में खड़े होकर उठाते रहेंगे, आपके माध्यम से उठाते रहेंगे। आखिर कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, कब तक मनाएगी? आखिर एक न एक दिन मौलाना साद को अंदर जाना पड़ेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। हो जाना चाहिए तब तक गिरफ्तार। विष्णु जैन, एडवोकेट लॉयर विष्णु जैन, जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, अमन जी कानून क्या कहता है? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे। जी देखिए, कानून में मैंने इसलिए निकाला भी है कि आपके दर्शकों को ये क्लियरिटी आए। सेक्शन 204 सीआरपीसी का बहुत स्पष्ट है और वो ये कहता है कि जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, चार्जशीट फाइल करने के बाद वो चार्जशीट की कॉपी मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी और मजिस्ट्रेट जब उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेगा तब मजिस्ट्रेट का अधिकार है कि वो उनको समन्स या वारंट इशू कर सकता है और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, पर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये स्पष्ट नियम है सेक्शन 204 में, और आप चाहें जो यहाँ पे अदर साइड के वकील हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मैं एकदम सही लॉ बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, अगर दिल्ली पुलिस ने उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया है तो आप ये मान के चलिए जब चार्जशीट फाइल हुई है तो उनको अरेस्ट होकर सामने कोर्ट के सामने अपियर होना ही पड़ेगा। एज ए सीनियर एडवोकेट मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक मौलाना, एक महामारी का मौलाना जिसने तमाम नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, ये सब मैंने स्टेटस रिपोर्ट में पढ़ा, इसमें लिखा गया 21 तारीख को वार्न किया गया जब एसएचओ के साथ मीटिंग हुई, 24 तारीख को वार्न किया गया जब एसएचओ के साथ मीटिंग हुई, दिल्ली सरकार का ऑर्डर, सेंटर का ऑर्डर, 24 तारीख का लॉकडाउन, ये देखिए वो तस्वीर हम चला रहे जब एसएचओ के साथ मीटिंग हुई थी। सारे नियम कायदे कानून को धज्जियां उनकी उड़ाते हुए सेक्शन 304 लग गया, गैर इरादतन हत्या का सेक्शन लग गया, एपिडेमिक एक्ट लग गया, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, सारे लग जाएं, फिर भी 2 महीने तक कोई खुला घूम सकता है, 2 महीने तक कोई मौलाना खुला घूम सकता है। अमन जी देखिए, ये बहुत दुखद बात है अमन जी, ये बहुत दुखद बात है, और जो आपका दर्द है वो मेरा भी दर्द है, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। हाँ। ये इस देश के सूडो सेक्युलरिज्म का दुर्भाग्य है। अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और सारे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यही काम किसी दूसरे समुदाय के लोग ने किया होता या किसी संत महात्मा ने किया होता, इमीडिएट गिरफ्तारी हो जाती, चाहे कोई भी सरकार होती। मैं किसी सरकार के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूं, पर ये इस देश के सूडो सेक्युलरिज्म का बहुत ही विकृत रूप है। जब आज कोई भी प्रवक्ता है वो ये कहे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, एक आदमी को, क्रिमिनल को अरेस्ट करने में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मेरे को तो ये लीगल पहलू समझ में नहीं आता है। आपको क्या लग रहा है फिर सेकुलरिज्म के चक्कर में बचा हुआ है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके
मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना मौलाना साद से उनका बयान लिए हुए, उनका वक्तव्य लिए हुए कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। इन्वेस्टिगेशन में उनको ना अरेस्ट करना, इसका मतलब है मौलाना साद से उनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उनका बयान लिया गया है और दिल्ली पुलिस को पता है कि मौलाना साद कहां है, तब भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। यह बात बहुत मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं, तबलीगी जमात के एक नहीं कई मेंबर्स पाकिस्तान से आते हैं। नवाज शरीफ के जो अब्बा रहे हैं वो भी तबलीगी जमात के मेंबर रहे। तबलीगी जमात का बहुत गहरा लिंक आईएसआई और पाकिस्तान से है और हमने यहां पिटीशन भी फाइल की दिल्ली हाईकोर्ट में, ये कहते हुए कि इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के कहने में फैलाया गया, पर मैं ये बात आपके चैनल पे बहुत रिस्पॉन्सिबली कहना चाहता हूं कि इस साजिश की भी जांच होनी चाहिए। इस तरफ से भी दिल्ली पुलिस और एनआईए को जांच करनी चाहिए। पर मैं ये बात मानता हूं कि आज की डेट में मौलाना साहब को अरेस्ट होना चाहिए और उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। नहीं तो फिर मौलाना आसादी साहब, यही तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है? इंटरनेशनल नेक्सस मलेशिया से लेकर पाकिस्तान तक कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि कोई नहीं गिरफ्तार कर पाएगा। कोई नेक्सस है बड़ा? सेकंड दे दीजिए। हाँ आप जी जी देते, ये बड़ी कमी है। मैं कह दूं, अभी वकील साहब रोड खाली नहीं करवा पाए तो हम इनसे मौलाना साहब को अरेस्ट करने की बात कहां से करते हैं? सुनिए मौलाना आसादी सुन लेते हैं। सुनिए आप छोड़िए आसादी साहब बोलिए। बहुत बोलते हो। राजू प्रताप रूडी आपसे बहुत सीनियर एडवोकेट है, जी सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के। जब वो आपको तर्क दे रहे हैं, आपको बातें बता रहे हैं और लीगली आपको सर्टिफाइज कर रहे हैं, तो आप बात क्यों बढ़ाते हैं? राजू प्रताप रूडी जी ने जितनी बातें कही है कानून के अनुसार कही है, कानून के दायरे में कही है। कोई बात राजू प्रताप रूडी ने बाहर की बात नहीं कही है। आप मुझे बोल रहे हो, आपने खंडित करा है। प्रताप रूडी की विष्णु जी आप खंडित कर रहे हैं। राजू प्रताप रूडी जी एक जिम्मेदार राजीव प्रताप रूडी को आपकी कोई हैसियत नहीं है। प्रताप रूडी साहब की कोई बात को कंट्राडिक्ट किया ही नहीं। राजू प्रताप रूडी जी ने जितने तर्क रखे, अमन चोपड़ा ने जितने उनसे सवाल किए, कानून के दायरे में गिरफ्तारी के जवाब दिए, उनके अगेंस्ट है। ये बताइए ना आप इस सवाल से डिरेल क्यों हो रहे हैं? होगा? रूडी साहब कोर्ट का काम है। राजीव प्रताप रूडी, एक मिनट। राजीव प्रताप रूडी, ये सवाल करना, मैं आपसे क्या बोलूं सर, आपके वक्तव्य से जमाती खुश हो गया। कोर्ट का काम तो अब शुरू होगा। आपके वक्तव्य से मौलाना साद का समर्थक खुश हो रहा है कि जब भी कोई लॉजिकल बहस करो और कोई कानूनी प्रोविजन दिखाओ तो ये वहां से चिल्लाने लग जाते हैं बिना उसका जवाब दिए। मैं तो कानूनी प्रोविजन दिखा रहा हूं। चलिए छोड़िए ना गिरफ्तारी, अब एक काम बताइए। मौलाना साहब ने इतना संविधान और लॉ असादी साहब सीधा सा सवाल है, फतवा लाएंगे मौलाना महामारी के मौलाना के खिलाफ? लाना चाहिए। इसने आप लोगों को कोरोना दिया, खुद क्वारंटाइन हो गया। ये आपको बुरा लग रहा है? या मेरी सिंपैथीज आपके साथ हैं? वैसे आप लोगों के साथ जो किया मौलाना साद ने, आपको कोरोना देकर खुद क्वारंटाइन हो गया। 1.5 करोड़ लोग, अरे सुनिए अमन चोपड़ा जी, 1.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर जो है कोरोना से मुतासिर हैं, उनको कोरोना है क्या? सब जगह मौलाना साद ने फैलाया है। हिंदुस्तान के अंदर जितना चार्जशीट जरा देख लीजिए आप, वहां 30% तो फैलाया ना, जाकर फैलाया, 19 राज्यों में फैलाया। ये सारी तो आपको स्टेटस रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी ना, उसके लिए अब आप पढ़ना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा आपको स्टेटस रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। यासिर जिलानी जल्दी से कंक्लूडिंग कमेंट राजीव प्रताप रूडी। यासिर चार्जशीट इन लोगों ने देखो, ये भी चिढ़ा रहे हैं गिरफ्तार करना नहीं, अभी आपने सुन लिया। देखिए नहीं, सुनिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए चार्जशीट में सारे एविडेंस, चाहे वो वीजा उल्लंघन के हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हो, सब के सब एविडेंस मौलाना साद के खिलाफ हैं। उसके बाद भी आप मौलाना साद को कैसे सपोर्ट कर सकते? असादी साहब, आप दिमाग तो लगाइए थोड़ा। आपके सपोर्ट करने से पूरा का पूरा जो प्रश्न है करने से क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया, खड़ा हो रहा है। अगर कम से कम उनकी लाइन क्लियर है, वो विरोध कर रहे हैं खुलकर, आप समर्थन करें खुलकर, आपके विरोध करने से क्या हो गया? चलिए राजीव प्रताप रूडी 30 सेकंड। राजीव प्रताप रूडी हो गया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। राजीव प्रताप रूडी 30 सेकंड बता सकते हैं सर, अगली डिबेट करूंगा तो गिरफ्तार होगा, मतलब माहौल ही बनाएंगे या अंदर भी कराएंगे? देखिए मैं उस व्यवस्था का अंग नहीं हूं, और किसी ने कहा, विष्णु जैन साहब ने कहा कि
अगर चार्जशीट दायर हुआ है तो फिर उसमें उनका बयान लिया गया होगा, ये बिल्कुल गलत है। चार्जशीट बिना अभियुक्त के तहकीकात के क्रम में भी विटनेस लेकर के तैयार होता है और चार्जशीट फाइल होता है। इसलिए कहना और दिल्ली पुलिस पर जिस प्रकार का आक्षेप लगाया जा रहा है ये अनुचित है। परिस्थितियों के कारण अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसका मैं प्रीवी नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं। सामान्यतः ऐसे केसेस में गिरफ्तारी होती है, होनी चाहिए थी, और आपने तो आज इतना बड़ा प्रेशर खड़ा कर दिया है ताल ठोक करके कि बहुत सारे सवालों का उत्तर तो दिल्ली पुलिस ही दे सकती है, राजीव प्रताप रूडी तो नहीं दे सकते हैं। और इसके पीठ पर अगर कोई और बड़ी बात है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो कोई भी चीज को हम सब लोगों को इस सीमा से लांघना नहीं चाहिए ताकि अनुसंधान में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न हो, ऐसा ना हो, ये भी देखना होगा। और जो दोषी है बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया कि गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये दिल्ली पुलिस तय करेगी ना। गिरफ्तार जब करना ही नहीं था 2 महीने तक, मुझे पता है सर, मुझे आप जो इशारों में बहुत कुछ कह गए सर, आपने डायरेक्ट भी नहीं कहा लेकिन आप बहुत कुछ कह गए। मेरा ज्ञानवर्धन हुआ उसमें कि जब गिरफ्तारी करनी होगी हो जाएगी, क्यों शोर मचा रहे हैं? मुझे क्यों, ठीक है ना? हाँ सर, मुझे आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? नहीं सर, आप सेंट्रल, आप केंद्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सर। दिल्ली पुलिस सेंटर के अंदर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो मेरे सवाल मैं किससे पूछूं? कब अंदर होगा मौलाना से? माहौल ही बनाएंगे, अंदर भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी, विष्णु जैन, विजय शंकर तिवारी, आसिर जिलानी और मेरे साथ अलीमुद्दीन असादी साहब और मुजीबुर रहमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख रहे थे आप, छोटा सा देख रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.